तो हम लोग पढ़ रहे थे सोयल कैसे फॉर्म हुआ। तो सोयल के फॉर्मेशन में हम लोग को 3 चीज़ें याद रखना है कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर होता है वो 3 लेयर में बटा होता है, एक क्रस्ट, मेटल और कोर। जो जितने भी सोयल फॉर्म होंगे जिसकी भी हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे सोयल बोर्ड हम लोग अब पढ़ेंगे। अब पूरा का पूरा सोयल जो फॉर्म करेगा वो क्रस्ट से ही करेगा। तो हम लोग सेकेंड समझने के लिए सेकेंड पहले हम लोग देख देते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक होता है सेकेंड टाइप। टाइप ऑफ रॉक्स, तो फर्स्ट होता है इग्नियस रॉक, सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है ये देखते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक, अगर कोई भी रॉक सेडिमेंट्री तब होगा जब उसके फॉर्मेशन होने के लिए, यानी फॉर्मेशन प्रोसेस में जो भी फॉर्मेशन प्रोसेस होगा वो 4 कंपोनेंट को फॉलो करे या 4 स्टेप को फॉलो करके बनता है। फर्स्ट होता है इरोजन। तो अगर किसी फॉर्मेशन रॉक के फॉर्मेशन प्रोसेस में कहीं भी अगर इरोजन प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि सेडिमेंट्री जो भी इस प्रोसेस से रॉक बनेगा वो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आएगा। सेकेंड जो प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन, और थर्ड होता है डिपोजिशन। और एक होता है इन्वर्सल चेंजेज होता है या टेम्परेचर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये सेडिमेंट्री का कैसे फॉर्म होता है उसके लिए टेम्परेचर चेंज। तो इरोजन क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मेटल, या कोई भी रॉक होगा, कोई भी पेरेंट्स रॉक होगा या मटेरियल होगा, अगर उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन होना। तो जैसे ही इरोड होगा उसके बाद वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, तो आपका सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन। और थर्ड क्या होता है डिपोजिशन। अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है इरोडेड मटेरियल तो कहीं ना कहीं जाके वह जमा होगा, इकट्ठा होगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन होना। अगर किसी रॉक के फॉर्मेशन में यह जितने भी स्टेप हैं वो आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो जो भी रॉक फाइनली बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और थर्ड जो टाइप्स होता है रॉक का मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वह इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर टेम्परेचर चेंज करने से या प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाने से, तो उन दोनों जो इनिशियल टाइप्स होते हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री, उनके अंदर ही कुछ ना कुछ चेंजिंग करके हम लोग जो रॉक नया रॉक बनाते हैं उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब बेसिक देखते हैं हम लोग का सोयल कैसे फॉर्म होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है, अपर मोस्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। तो सबसे अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट। तो सोयल जब भी फॉर्म होगा तो हमेशा रॉक से ही बनेगा, हमेशा रॉक से। और जितने भी रॉक्स अब तक के स्टडी में हम लोग को मिले हैं वह सब क्रस्ट से ही मिलते हैं। जितने भी रॉक बनते हैं वह क्रस्ट से ही बनाए गए हैं। तो क्रस्ट से ही रॉक बनता है और रॉक से फाइनली सोयल बनेगा। तो जो क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर होता है वो वेदरिंग प्रोसेस होगी, या तो वेदरिंग प्रोसेस केमिकल होगा या तो फिजिकल होगा।
वेदरिंग मीन्स चेंजेस ऑफ सीजन, है ना, टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण या सीजन, जैसे रेनी सीजन है, समर सीजन है, अब विंटर है, तो कंटिन्यूसली ये साइकिल चलता रहता है। तो सीजनिंग जब होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग के कारण क्या होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन होगा और वेरिएशन के कारण जो क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर होती है जहाँ पे रॉक होगी उसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होगा या डिकम्पोजिशन होता है। यानी एक जो रॉक है, रॉक को हम लोग कैसे पहचानते हैं, रॉक ऐसा मटेरियल या मिनरल्स होता है, ऐसी कंपोनेंट होती है जिसमें जो पार्टिकल होता है वो हाईली कोहेसिव फोर्स से कनेक्ट होता है। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स लग रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो अगर किसी मिनरल में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है कोहेसिव नेचर का और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हैं तो पार्टिकल क्या होगा, डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो जो रॉक होता है उसमें जो फोर्स होता है मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला वह हाईली कोहेसिव होता है, यानी आप कोई फोर्स लगाएंगे तो इजिली मूव नहीं करेगा, और इसी रॉक से हमारा सोयल बनता है। तो अगर रॉक का डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन होता है तो वह ऐसे कंपोनेंट या मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें जो फोर्स लगता है वह लूज स्टेट में होगा। तो उसी लूज स्टेट में जो भी मटेरियल फॉर्म्स होता है या मिनरल्स या ग्रेन्स बनेंगे, तो क्रस्ट में क्या होगा, रॉक होगा। तो रॉक में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, वो हाईली कोहेसिव फोर्स से कनेक्ट होते हैं, इसलिए जो कंपाउंड फाइनली बनता है, जो बॉडी बनती है, जो रॉक हम लोग जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो रॉक में क्या होगा, वेदरिंग प्रोसेस होती है। तो वेदरिंग प्रोसेस में फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग होगा, और उसमें जो कोहेसिव फोर्स होता है वो टूटने लगता है, वो वीक होने लगता है, और जब वीक होगा तो ब्रेक होने के बाद ऐसे मिनरल फॉर्म्स होते हैं जिनके बीच जो कोहेसिव फोर्स लग रहा था वो बहुत ही लूज स्टेट में होते हैं। तो अगर कोई रॉक से डिसइंटीग्रेट या डिकम्पोज होके टूट करके अगर कोई मिनरल ग्रेन्स या नेचुरल एग्रीगेट बनता है जिसके बीच में जो कोहेसिव फोर्स काम करता है वह लूजली स्टेट में होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सोयल। तो जैसे अगर ये क्रस्ट है तो क्रस्ट, और इसी में रॉक, क्रस्ट से भी हम लोग रॉक बनाते हैं। जब इसका डिसइंटीग्रेशन होगा या टूटता है तो ऊपर कुछ लेयर तक हम लोग फाइनली अर्थ के ऊपर नहीं रहते हैं, क्रस्ट के ऊपर नहीं रहते हैं, हम लोग रहते हैं सोयल के ऊपर। एक्चुअल में हम लोग जहाँ रहते हैं सोयल के ऊपर रहते हैं। तो जब रॉक टूटेगा तो ऊपर जो क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर होता है उसके ऊपर लूज स्टेट का, लूज नेचुरल एग्रीगेट का एक लेयर बन जाता है जिसपे हम लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं, खेती करते हैं। तो वह जो ऊपर का लेयर होता है लूज स्टेट में होता है, जिसको हम लोग कटिंग फिलिंग इजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर यही क्रस्ट का रॉक पार्ट होता तो हम लोग कटिंग और फिलिंग नहीं कर पाते। तो क्रस्ट के जो ऊपर मोस्ट लेयर होता है वह कुछ डिस्टिंक्ट तक, कुछ थिकनेस तक जो लेयर्स होती है उनके बीच जो कोहेसिव फोर्स होता है बहुत ही वीक होता है, लूज स्टेट में होता है, और इसी को ऊपर हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर होता है कुछ डेप्थ तक जिसमें जो कोहेसिव फोर्स है वह लूज स्टेट में होता है, उसी लेयर को हम लोग बोलते हैं सोयल। तो एक्चुअल में जो अपर मोस्ट लेयर होगा यहाँ पे यही सोयल है। तो यहाँ पे नोट करके एक चीज और देखते हैं हम लोग, फादर ऑफ सोयल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सोयल मैकेनिक्स। तो फादर ऑफ सोयल मैकेनिक्स है कार्ल टरजागी, कार्ल टरजागी। तो कार्ल टरजागी के अकॉर्डिंग सोयल का डेफिनेशन क्या होता है, सोयल का डेफिनेशन होता है द नेचुरल एग्रीगेट। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल टरजागी सोयल it is the natural aggregate of mineral grains which is present at a crust up to some extent depth in which cohesive force is weakly and loose state, है ना। तो जो भी क्रस्ट के ऊपर जो लेयर होती है जिसके मिनरल ग्रेन्स में जो फोर्स, कोहेसिव फोर्स काम करते हैं
वह बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे सोयल। और सेकेंड देखते हैं हम लोग कैसे फॉर्म करता है सोयल। तो फॉर्मेशन ऑफ सोयल, और नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सोयल। फॉर्मेशन ऑफ सोयल। तो फॉर्मेशन ऑफ सोयल में दो चीजें याद रखना है कि यह वेदरिंग प्रोसेस से बनता है। फर्स्ट थिंग, वेदरिंग प्रोसेस, यानी सोयल के बनने के लिए वेदरिंग प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। और वेदरिंग प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस होता है? तो वेदरिंग जो प्रोसेस है वो दो तरीका से होता है। एक तो होता है फिजिकल वेदरिंग, और सेकेंड, फर्स्ट फिजिकल वेदरिंग एंड सेकेंड केमिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग को हम लोग बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन, यानी डिसइंटीग्रेशन जो प्रोसेस होता है वो फिजिकल वेदरिंग के अंदर आता है। तो फिजिकल वेदरिंग जब भी होगा तो आपको दिखाई देगा कि सामने कैसे चेंजिंग हो रही है। और केमिकल वेदरिंग हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन का मतलब यह है कुछ एक्टिविटी ऐसी होगी, यानी रिएक्शन होगा, कोई एजेंट उसके ऊपर लगेगा, किसके ऊपर? रॉक के ऊपर, जिससे सोयल फॉर्म होगा, उसके ऊपर कोई एजेंट एक्ट करेगा और कैसे चेंज हो रहा है आपको दिखाई नहीं देगा। तो वह प्रोसेस जो होता है डीकम्पोजिशन के अंदर आता है, और फिजिकल वेदरिंग में चेंजिंग आपको दिखाई देगा। तो डिसइंटीग्रेशन फिजिकल वेदरिंग के अंदर होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सोयल में एक चीज याद रखना कि जब भी सोयल फॉर्म होगा वो वेदरिंग प्रोसेस से होता है। दो तरह की वेदरिंग होती है, एक तो फिजिकल वेदरिंग और सेकंड केमिकल वेदरिंग। और जब भी सोयल फॉर्म होगा तो किसी न किसी पेरेंट रॉक से होता है। यानी सोयल बनने के लिए कोई मेटल या मटेरियल होना चाहिए, कोई कंपोनेंट होना चाहिए, तो वह होता है पेरेंट रॉक, यानी रॉक से ही सोयल बनेगा। तो रॉक के ऊपर ये सारे एक्टिविटी एक्ट करते हैं और इसी को डिकम्पोज या डिसइंटीग्रेट करके सोयल फॉर्म होता है। तो पेरेंट रॉक से ही, यानी फॉर्मेशन ऑफ सोयल में याद रखना है कि वेदरिंग प्रोसेस होता है किसका? पेरेंट रॉक का। और वेदरिंग प्रोसेस में या वेदरिंग प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? तो फिजिकल वेदरिंग होगी या तो केमिकल वेदरिंग होगी। पेरेंट रॉक के ऊपर ही होता है और उससे सोयल फॉर्म होती है। तो जब भी कहीं भी यह वेदरिंग प्रोसेस एक्ट करेगा पेरेंट रॉक के ऊपर तो वो साइक्लिक प्रोसेस चलती है। तो उस साइक्लिक प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस। तो पीडोजेनेसिस कुछ नहीं होता है, यह जियोलॉजिकल साइकिल होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो होता है वह साइक्लिक प्रोसेस होता है, यानी एक चक्र है, जैसे स्टार्ट होगा बिल्कुल चलता रहेगा कंटिन्यूसली और रुकता नहीं। साइकिल में देखते हैं तो साइकिल जो होता है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में 4 स्टेप होते हैं, ये फॉलो होगा। यानी किसी भी सोयल को फॉर्म होने के लिए पेरेंट रॉक से सोयल कैसे कन्वर्ट होता है, तो 3 ये स्टेप फॉलो होना चाहिए। अब फर्स्ट स्टेप होता है इरोजन, बिल्कुल सिमिलर होता है सेडिमेंट्री रॉक की तरह। अगर सेडिमेंट्री रॉक पता है तो सोयल का फॉर्मेशन कैसे होता है आप बता सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इरोजन एंड सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड डिपोजिशन एंड फोर्थ अफिवियल। तो जो फोर्थ स्टेप होता है अफिवियल, यह सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। केवल सोयल के फॉर्मेशन में ही अफिवियल वर्ड यूज करते हैं।
तो अफ्यूवियल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पे ओशिन है और यह माउंटेन अगर टूट टूट के ओशिन के अंदर आ रहा है या सी के अंदर आ रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये माउंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा माउंटेन का डिग्रेडेशन होगा और वो सी के अंदर गिरता रहेगा तो वहाँ पे कभी न कभी सी के अंदर भी माउंटेन बन जाता है। और अगर वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो माउंटेन को भी तोड़ के धीरे धीरे वहाँ पे हम लोग सी बना सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो अगर कोई प्रोसेस ऐसा है डायरेक्ट सोयल को कन्वर्ट कर रहा है पेरेंट रॉक में और पेरेंट रॉक को डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा है सोयल में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अफ्यूवियल। जैसे हम लोग ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, अगर रॉक डायरेक्ट कहीं कन्वर्ट हो रहा है सोयल के अंदर, सोयल में, या सोयल डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है रॉक में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अफ्यूवियल। ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है, जैसे जब भी कोई सोयल फॉर्म होगा तो किसी न किसी पेरेंट रॉक से होगा। तो हम लोग सपोज करते हैं ये पेरेंट रॉक, ये कोई है, ये पेरेंट रॉक है। अब ये 4 स्टेप हम लोग को इसके फॉलो कराना, कैसे सोयल फॉर्म होगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है इरोजन। तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे होगा इरोजन। ये चारों स्टेप कंप्लीट कराने के लिए किसी न किसी एजेंट का होना बहुत जरूरी है, ये तो ये चारों स्टेप नहीं होगा। तो एजेंट में होता क्या है, एजेंट में फर्स्ट एजेंट होता है जैसे वाटर एजेंट हो सकता है, यानी वाटर ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करा सकता है। यानी अगर वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो पेरेंट रॉक को क्या करता है, तोड़ सकता है, यानी इरोजन कर सकता है, और उसको अपने साथ बहा सकता है, फिर कहीं दूर ले आके जमा कर सकता है, डिपोजिशन कर सकता है। तो एजेंट में हम देख लेते हैं कौन कौन से एजेंट सोयल फॉर्म करते हैं, किसी पेरेंट रॉक से सोयल को बनाने में हेल्प करते हैं। तो वह एजेंट होता है, जैसे वाटर हो सकता है एजेंट, सेकेंड विंड हो सकता है, थर्ड ग्लेशियर हो सकता है, एंड फोर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। तो कॉमनली जो हम लोग एजेंट यूज करते हैं या कभी एटमॉस्फेयर में एक्ट करता है, तो इन चारों में से कोई एक एजेंट यहाँ पे रहेगा। तो हम लोग कोई भी एजेंट ले लेते हैं, सपोज करिए हम लोग एजेंट ले लिए अगर वाटर, तो वाटर आपका एजेंट है। तो वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो किसी पेरेंट रॉक को कहीं न कहीं अगर बहुत ज़्यादा तेजी से फ्लो कर रहा है तो पेरेंट रॉक के सरफेस से धीरे धीरे क्या करता है, इरोड करेगा, यानी इसको ब्रेक करता है, ऐसे इस तरह से। तो जैसे ही पेरेंट रॉक को ब्रेक करेगा, यानी हाई वेलोसिटी और फ्लो कैपेसिटी होने के कारण अगर वाटर का, तो इसको जैसे ही इरोड करेगा तो फर्स्ट स्टेप आपका वहीं पे स्टार्ट हो जाता है, इरोजन। वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप, इरोजन। अब चूंकि वाटर के कारण ही क्या हो रहा है, इरोजन। तो जब भी इरोजन यानी पार्टिकल यहाँ से टूटेगा, कुछ न कुछ कंपोनेंट यहाँ टूटेगा, तो वाटर के डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में वह मूव करते हुए जाएगा। तो जब यह इरोजन स्टेप हो गया फर्स्ट स्टेप, तो वाटर के डायरेक्शन में यह मूव करेगा। तो सपोज करिए अगर यह ब्रेक हुआ और मूव कर रहा है इस तरह से, तो जैसे ही मूव करेगा वन प्लेस से अनदर प्लेस, तो सेकंड स्टेप रास्ते में स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये तब तक जाता रहेगा जब तक इसको सेटल होने के लिए, कलेक्ट होने के लिए, डिपॉजिट होने के लिए कोई जगह न मिल जाए। तो कहीं पे चलता रहेगा चलता रहेगा, एक जगह कहीं ऐसी प्लेस आएगी, ऐसी जगह आएगी जहाँ पे जमा हो सकता है। तो जहाँ पे जमा होता जा करके, जहाँ पे कलेक्ट करेगा, कलेक्ट होगा, तो उस प्लेस को बोलते हैं डिप्रेशन। उस प्लेस को बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन। दिखा दे रहा, डिप्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आके यह कलेक्ट होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे पार्टिकल यहाँ से जो ब्रेक हुआ था वो धीरे धीरे आएगा, यहाँ पे कलेक्ट होगा। और
तो जैसे डिप्रेशन में आएगा यहाँ पे कलेक्ट होगा और कुछ टाइम पीरियड बाद इसके अंदर जो भी वाटर होगा, वाटर कंटेंट होगा, वो धीरे धीरे क्या होता है, ये इवोपरेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, पहले जो लूज स्टेट में था यानी इरोड हुआ और रास्ते में वाटर के साथ साथ ही चल रहा था, तो रास्ते में क्या होता है, इतना ज़्यादा लूज हो जाता है, उसके पार्टिकल के बीच में वाटर कंटेंट आ जाता है, तो जहाँ पे जमा होगा वाटर कंटेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आगे कलेक्ट हो गया है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इवोपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वाटर जो भी कंटेन किया है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, फिर ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, धीरे धीरे ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि इरोजन हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ और कहीं पे जाके ये जमा हो गया, तो जहाँ पे ये कलेक्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। तो थर्ड स्टेप जो फॉर्मेशन का होता है, थर्ड स्टेप डिपोजिशन, ये यहाँ पे फॉर्म होगा डिपोजिशन। तो डिपोजिशन के बाद ही फाइनली सोयल बन जाता है। तो यहाँ पे अब बनता कैसे है, जो भी वाटर क्वांटिटी है यहाँ पे, जो कलेक्टेड सोयल सैंपल है, जो कलेक्टेड यहाँ पे है रॉक या पेरेंट रॉक, इसके अंदर से क्या होता है, वाटर इवोपोरेट होता है और धीरे धीरे ये सॉलिड बनने लगता है। तो सोयल हमारा यही फॉर्म हो गया। जब यह लूज स्टेट में है, जब वाटर पार्टिकल इसके अंदर है और लूज स्टेट में है, तो यहीं पे हमारा सोयल क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो सोयल यही बन जाता है। तो जो भी डिपोजिशन में जो भी हमें पेरेंट रॉक का जो एग्रीगेट मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं सोयल। तो डिपोजिशन प्रोसेस में जो भी पेरेंट रॉक का हम लोग को ग्रैन या नेचुरल एग्रीगेट मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सोयल। अब फिर सोयल से कैसे रॉक बन जाता है, तो सोयल से रॉक कैसे बनेगा ये हम लोग देख रहे हैं। तो जब भी डिपोजिशन होता है तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो डिपोजिटेड पोर्शन में से वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या होता है, बाहर निकलता रहता है और एक दिन ऐसा आता है कि ये सॉलिड, पूरा सॉलिड बन जाता है। तो जब सॉलिड बनेगा तो यही जो सॉइल पहले बना था वो बन जाता है आपका रॉक। तो इसी प्रोसेस को, जब सोयल से रॉक बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, फोर्थ स्टेप बोलते हैं ऑफिवियल। तो फॉर्मेशन ऑफ सोयल में याद रखेंगे कि जब भी सोयल फॉर्म होगा तो किसी पेरेंट रॉक से होता है और यह वेदरिंग प्रोसेस होगा। और वेदरिंग प्रोसेस में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग में जो चेंजिंग होता है, जो फॉर्मेशन होगा वह डिसइंटीग्रेशन के थ्रू होता है, और केमिकल वेदरिंग में जब भी फॉर्मेशन प्रोसेस होगा वो डीकम्पोजिशन होता है। तो डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा, जो भी चेंजिंग होगा आपको दिखाई देगा और डीकम्पोजिशन में जो भी चेंजिंग होता है वो दिखाई नहीं देगा। तो 4 स्टेप होने चाहिए, यानी पेरेंट रॉक से सोयल में कन्वर्ट होने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो होना चाहिए। अब फर्स्ट होता है आपका इरोजन, सेकेंड होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड डिपोजिशन एंड लास्ट ऑफिवियल। तो हम लोग इसमें देखते हैं वेदरिंग प्रोसेस जो अलग अलग होता है और अलग अलग वेदरिंग प्रोसेस डिटेल में कैसे होता है। तो फर्स्ट जो वेदरिंग प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते थे फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल, तो वेदरिंग की जगह हम लोग लिख सकते हैं डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग, वेदरिंग या डिसइंटीग्रेशन। तो फर्स्ट, तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग में दो चेंजिंग या दो प्रोसेस हम लोग जनरली यूज करते हैं। फर्स्ट होता है टेम्परेचर चेंज, एंड टेम्परेचर वेरिएशन होने के कारण जो भी सोयल फॉर्म होता है पेरेंट रॉक से, जो भी सोयल फॉर्म होगा टेम्परेचर चेंज होने के कारण,
जो भी रॉक पेरेंट रॉक से सॉइल फॉर्म होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अ फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। तो पहला जो एग्जाम्पल होता है टेम्परेचर चेंज, और सेकंड जो एग्जाम्पल होता है एब्रेशन। एब्रेशन तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या मैकेनिकल वेदरिंग के दो एग्जाम्पल होते हैं, टेम्परेचर चेंज और एब्रेशन। इसी तरह हम लोग देखते हैं सेकंड केमिकल वेदरिंग में क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो सेकंड केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, तो केमिकल वेदरिंग को हम लोग पढ़े थे कि डीकम्पोजिशन ही बोल सकते हैं। डीकम्पोजिशन तो केमिकल वेदरिंग के जो एग्जाम्पल होते हैं, फर्स्ट होता है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सेकंड जो एग्जाम्पल होता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन थर्ड सिलिकेशन एंड फोर्थ हाइड्रेशन। फिफ्थ लीचिंग एंड सिक्स डीसिलिकेशन। तो ये सब एग्जाम्पल है केमिकल वेदरिंग। यानी केमिकल वेदरिंग, जब भी केमिकल वेदरिंग से कोई पेरेंट रॉक सोयल में कन्वर्ट होगा या सोयल बना होगा तो इसमें से कोई एक एक्टिविटी उस पेरेंट रॉक के ऊपर हुआ होगा और सोयल बनी होगी। इसमें वन बाय वन देखते हैं क्या होता है इन सब में। तो फर्स्ट हम लोग फिजिकल वेदरिंग में हम लोग एक वर्ड यूज किया था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होने के कारण क्या होता है, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर जैसे ही फ्लक्चुएट करेगा, जैसे प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, जो भी कंपाउंड्स या मिनरल्स ग्रेन्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक जब होंगे तो पेरेंट रॉक से कोई सोयल फॉर्म होगा। सेकेंड एब्रेशन हम लोग पढ़े थे। एब्रेशन, तो एब्रेशन में क्या होता है, यह विंड के कारण ब्रेक होगा। तो इसमें जो एजेंट वर्क करता है वो आपका विंड होता है। तो हाई विंड होगा यानी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण जो भी पार्ट की रॉक्स होगा, रॉक या पेरेंट रॉक कह सकते हैं, पेरेंट रॉक, यह ब्रेक करता है। और जब ब्रेक करेगा तो जो भी कंपाउंड्स बनेगा उसी को हम लोग सोइल बोलते हैं। तो एब्रेशन में याद रखना है कि एब्रेशन जो प्रोसेस होता है वह विंड के कारण होता है, और उसमें जो विंड के कारण, विंड किस पे लगेगा, किसी पेरेंट रॉक के ऊपर लगता है, और जो भी फाइनल कंपाउंड बनता है वह सॉइल होता है। तो फिजिकल वेदरिंग के दो एग्जाम्पल थे, टेम्परेचर चेंज और एब्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल वेदरिंग के एग्जाम्पल और उनके डिटेल में। तो फर्स्ट होता है ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट केमिकल वेदरिंग ऑक्सीडेशन। फर्स्ट ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन आयन जो होता है, जो भी ऑक्सीजन आयन होता है वह रिएक्ट करता है मिनरल से, रिएक्ट करेगा मिनरल्स। मिनरल कहाँ होगा, रॉक के अंदर, जो भी पेरेंट रॉक होगा उसके अंदर। तो जो मिनरल्स होते हैं, जैसे मिनरल्स में आयरन भी होता है, मिक्स होगा रॉक के अंदर, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स या मिनरल्स रॉक के अंदर होंगे, तो ये ऐड करते हैं ऑक्सीजन आयन से। तो ऑक्सीजन आयन से अगर रिएक्ट करेंगे, तो जैसे सपोज करो एग्जांपल हम लोग लेते हैं आयरन, तो आयरन से अगर ऑक्सीजन आयन रिएक्शन करेगा तो ये बन जाता है Fe2O3। तो बैलेंस करेंगे
तो 4 Fe, तो यहाँ पे 3 आ जाए। जब भी Fe2O3 होगा, कहीं भी फॉर्म होता है तो कोरोजन इफेक्ट जनरेट होता है, तो कोरोजन होने लगता है। अब कोरोजन कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे हम लोग कोरोजन वर्ड यूज करते हैं मोस्टली जब भी आयरन के पॉट्स या बॉडी हम लोग कहीं डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे कोरोजन वर्ड यूज करते हैं। तो कोरोजन, जैसे कोरोजन स्टील पे लगता है, वैसे ही रॉक के अंदर अगर ये एक्टिविटी हो रही है, किसी रॉक के अंदर कोई मिनरल्स है और वहाँ पे कोरोजन एक्ट होगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्रेक करने लगता है। अगर यही कोरोजन एक्टिविटी किसी रॉक के ऊपर हो रहा है तो रॉक को वह तोड़ देता है, और जब रॉक टूटेगा तो फाइनली सोइल बन जाता है। तो ऑक्सीडेशन में इतना याद रखेंगे कि जो मिनरल्स होते हैं रॉक के अंदर, जो पेरेंट रॉक होता है उसके जो मिनरल्स होते हैं, वह ऑक्सीजन आयन से रिएक्शन करने के बाद ऐसे कंपाउंड को फॉर्म करते हैं जो जिससे कोरोजन क्रिएट होता है, और कोरोजन जब क्रिएट होगा तो उसका डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन प्रोसेस होने लगता है। तो ऑक्सीडेशन अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे स्टील पे रस्टिंग लगती है, जंग लगता है, बिल्कुल उसी तरह ऑक्सीडेशन प्रोसेस रॉक के ऊपर होता है और वह टूटता है और सोइल बनता है। और सेकेंड एग्जाम्पल है कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन में हम लोग जैसे मिनरल पढ़े, फर्स्ट मिनरल हम लोग पढ़े थे, पेरेंट रॉक के जो मिनरल्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो ये मिनरल्स होते हैं रॉक के अंदर। तो जो भी ये मिनरल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं कार्बोनिक एसिड से, कार्बोनिक एसिड से, यानी रॉक मिनरल जो होगा वो कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करता है। कार्बोनिक एसिड का जो फार्मूला होता है H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, यानी जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो जो भी रॉक मिनरल होते हैं आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वह कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद यह डिसइंटीग्रेट होता है, यानी जब एसिड से कभी भी रिएक्शन होगा तो ब्रेक होने लगता है, उसकी बॉन्डिंग वीक हो जाएगी और ब्रेक होने लगता है, जो भी रॉक होगा वो ब्रेक होने लगेगा। तो कार्बोनेशन में केवल इतना याद रखना है कि जो भी मिनरल्स होते हैं रॉक के, पेरेंट रॉक के, वह कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद ब्रेक होने लगते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं। यानी अगर हम लोग रॉक एग्जाम्पल लें इग्नियस रॉक, तो जितने भी इग्नियस रॉक का डिकम्पोजिशन या डिसइंटीग्रेशन होता है, जितने भी इग्नियस रॉक का डिकम्पोजिशन या डिसइंटीग्रेशन होता है वह कार्बोनेशन के थ्रू ही होता है। यानी इग्नियस रॉक के अंदर यह कार्बोनेशन प्रोसेस होगा और उससे इग्नियस रॉक क्या होता है, टूटता है और सोइल फॉर्म करता है। तो कार्बोनेशन में केवल इतना ही याद रखना है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है आपका सिलिकेशन। थर्ड एग्जाम्पल है केमिकल वेदरिंग का सिलिकेशन। तो सिलिकेशन थर्ड एग्जाम्पल, इसमें होता क्या है कि जो भी मिनरल्स होते हैं रॉक मिनरल, रॉक मिनरल में जैसे हम लोग पढ़े हैं क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ये सभी मिनरल्स होते हैं। तो रॉक मिनरल में अगर हम लोग क्वार्ट्ज एग्जाम्पल ले लें तो ये एक तो इसके अंदर प्योर सिलिका होता है क्वार्ट्ज के अंदर, और क्वार्ट्ज यह स्टेबल भी होता है, मोर स्टेबल होता है, और एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि जहां पे सिलिका होगा वहां पे एसिडिक नेचर आ जाता है, एसिडिक नेचर। तो सिलिकेशन में क्या होता है कि सिलिका के प्रेजेंट होने के कारण एसिडिक नेचर आ जाता है। सिलिकेशन में क्या होता है, सिलिका के ज़्यादा क्वांटिटी होने के कारण एसिडिक नेचर आता है, और जब भी कहीं भी एसिड ज़्यादा होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करेगा।
तो बांड को क्या करता है, जो मिनरल के बीच में कॉन्टेक्ट बने होते हैं, बॉन्डिंग बनी होती है, वो धीरे धीरे वीक होने के कारण ब्रेक हो जाता है। तो रॉक अगर ब्रेक होगा तो भी जो बनेगा, जो भी कंपाउंड फाइनल में या मिनरल ग्रेन्स या नेचुरल एग्रीगेट बनता है, फिर उसी को हम लोग बोलते हैं सोयल। तो सिलिकेशन में याद रखना है कि सिलिका की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण एसिडिक नेचर जनरेट होता है, और एसिडिक नेचर जैसे ही जनरेट होगा वो रॉक ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक हो जाएगा तो सोयल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रेशन। तो नेक्स्ट जो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होगा, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में होता क्या है, बहुत ये कॉमन एग्जांपल हाइड्रेशन होता है आपका हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में जैसे हम लोग रॉक सुने हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी अगर ये रॉक है कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हम लोग अगर वाटर के अंदर मिक्स कर दें तो क्या होता है कि स्लैग्ड लाइम मिलता है। तो स्लैग्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस होता है फार्मूला, ठीक है। तो जब भी किसी भी पेरेंट रॉक में, पेरेंट रॉक हम लोग एग्जांपल ले लीजिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये पेरेंट रॉक है, यानी ये आपका रॉक है। अब इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये फाइनली ये कन्वर्ट होगा किसी दूसरे पार्ट में, तो ये स्लैग्ड लाइम मिलता है। तो जब भी कन्वर्जन होगा तो कुछ न कुछ रॉक का कोई न कोई नेचुरल एग्रीगेट या ग्रेन्स इससे ब्रेक होके अलग होता है, तो वह जो अलग होगा तो कहीं कहीं जाके आपका डिपोजिट होगा और उसी से हम लोग क्या सोयल बनता है। नेक्स्ट है जो केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल होता है आपका लीचिंग। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग लीचिंग। तो लीचिंग में क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड है या रॉक है, अगर रॉक के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड ज़्यादा है और उसको हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के साथ साथ कैल्शियम के अगर कंपाउंड्स अलग हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। यानी लीचिंग होने के लिए ऐसे रॉक्स का होना जरूरी है जिसमें कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर उसमें कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा है तो जैसे ही वाटर से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होने के साथ क्या होगा, पहले डिजॉल्व होगा और फिर वाश्ड आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो कैल्शियम कंपाउंड का पहले डिजॉल्व होना फिर बाहर निकल जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। और लास्ट जो केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल होता है आपका डिसिलिकेशन। डिसिलिकेशन, तो डिसिलिकेशन में बिल्कुल लीचिंग की तरह ही प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें सिलिका होता है। वहां पे क्या था, कैल्शियम था, यहाँ पे क्या होगा, सिलिका होगा। यानी अगर किसी पेरेंट रॉक के अंदर सिलिका है और उसको हम लोग वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, पहले डिजॉल्व हुआ फिर बाहर निकल गया सिलिका, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिसिलिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे ऑफ केमिकल वेदरिंग की, यानी केमिकल वेदरिंग कैसे कैसे होता है, इसमें कौन से रिएक्शन है और कैसे मिक्सिंग होगा, कौन बाहर निकलता है और कैसे टूटता है रॉक। तो फाइनली जब भी रॉक टूटेगा तो सोयल फॉर्म होगा।